हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, बेसिकली द सेलेक्टेड एंड द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु सेड टीचिंग इज अ फॉल टू फेस encounter between two or more persons, one of who, that is the teacher, intends to effect certain changes in the other participants, that is students। मतलब टीचिंग एक ऐसा एनकाउंटर है जहां पर दो लोगों के बीच में जो कि जिसमें से एक है टीचर और दूसरा है स्टूडेंट। टीचर स्टूडेंट के अंदर, मतलब द फर्स्ट पर्सन wants changes in the second person, that is the participant, that is students in real life, तो उसको हम बोलते हैं टीचिंग। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? तो यहाँ पे 4 नेम्स हैं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई किसने ये डेफिनेशन दी है। एंड दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय जैक्सन, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अगेन अ डेफिनेशन। देखिए यहाँ पे आपको टीचिंग की भी और लर्निंग की भी जितनी भी डेफिनेशंस मिलेंगी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड डेफिनेशंस है, जिन पे आपके क्वेश्चन जो पुट ऑन होंगे आपके एग्जाम्स में उसके चांसेस ज्यादा हैं। सो मेन डेफिनेशंस आपकी बुक से ही, लक्ष्मी पब्लिकेशंस, ठाकुर पब्लिकेशंस, दोनों में ही आपको मिल जाएंगी, इवन अदर पब्लिकेशंस की भी बुक्स में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो टीचिंग की सेकेंड डेफिनेशन यहाँ पर है, टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन मोस्ट मेच्योर्ड पर्सनालिटी एंड अ लेस मेच्योर्ड पर्सनालिटी, नॉट मोस्ट, मोर मेच्योर्ड पर्सनालिटी एंड अ लेस मेच्योर्ड पर्सनालिटी, विच इज डिजाइन टू फ्यूचर द एजुकेशन ऑफ द लेटर। देखिए आज एजुकेशन चल रही है, कल भी चलती रहे, एंड एक जो पर्सनालिटी ज्यादा मेच्योर है, मतलब जो टीचर है, और लेस मेच्योरिटी वाली पर्सन्स आ गए आपके स्टूडेंट्स। मोर मेच्योर वाला लेस मेच्योर को कुछ सीख दे सके, उसको एडुकेट कर पाए, वाई टू फॉर द फ्यूचर एजुकेशन पर्पसेस। दिस इज द डेफिनेशन इज बेसिकली सेइंग। अब हमें बताना है ये डेफिनेशन दी किसने है। देखिए जैक्सन की डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमें नेक्स्ट 3 में से पता लगाना है कि किसने ये डेफिनेशन बेसिकली दी है। सो दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय एच.सी. मॉरिसन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? टीचिंग इज अ सोशल एक्टिविटी, टीचिंग शेप्स बिहेवियर, टीचिंग हेल्प स्टूडेंट्स सिक्योरिंग गुड पोजीशंस, एंड टीचिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछी है, नॉट द करेक्ट। इस चीज को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, बिकॉज समटाइम्स हम जल्दी जल्दी के चक्कर में बिल्कुल इसको नजरअंदाज कर देते हैं कि पूछा क्या है, थोड़ा सा पढ़ा उसी से आइडिया हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। वैसे तो क्वेश्चन आंसर्स को जब आप देखते हैं तो आंसर से भी आपको ऑप्शंस जो मिलते हैं उनसे भी बहुत कुछ पता चल जाता है। तो यहाँ पे हम एक चीज को बार बार डिस्कस करते हैं हर वीडियो में, हर आपके देखिए ऑप्शंस में भी मिल जाता है, इवन सी टेट या अदर टेट्स जो आपके हैं उसमें भी ये ऑप्शन बहुत सेलेक्टिवली डाला जाता है कि बच्चों के अच्छे मार्क्स आए, बच्चे अच्छी पोजीशन ला पाए और बच्चे अच्छा स्कोर ला पाए, ग्रेड्स ला पाए। तो ये कभी भी टीचिंग का पर्सपेक्टिव नहीं होता है, न लर्निंग का। पर्सपेक्टिव हमेशा बिहेवियरल होता है, बच्चों लर्न कर पाए, ना कि सिर्फ मार्क्स, अंकों तक वो लिमिटेड रहे। तो थर्ड जो है ये आपका इनकरेक्ट है। रेस्ट ऑफ द टीचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रू, दे आर करेक्ट। तो टीचिंग सोशल एक्टिविटी भी है, टीचिंग शेप करती है किसी के बिहेवियर को, दैट इज स्टूडेंट्स, टीचिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। Coming to question number 4, who said learning is any change in behavior resulting from behavior? ये डेफिनेशन किसने दी थी? अब आ गए हैं हम लर्निंग की डेफिनेशन पे बेसिकली। सो अगेन 4 ऑप्शंस वी हैव। सो दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय J.P. Guilford. Question number 5, who said learning is the acquisition of habits, knowledge and attitude?
again an important definition of learning. So this definition was given by Crow and Crow. थोड़ी बहुत आपको डेफिनेटली हिंदी वर्जन में देखिए, क्योंकि यहाँ पे नाम है तो थोड़ा बहुत वो हो गया है ट्रांसलेशन मिस्टेक्स. सो मेक श्योर आप उस क्योंकि ऑथेंटिक मटेरियल जो यहाँ पे ऑथेंटिक कंटेंट है वो है इंग्लिश का. हिंदी में सिर्फ आपको ट्रांसलेशन मिलेंगी हर वीडियोस में, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है. सो यू हैव टू पुट योर माइंड एंड सी whether what it has written is correct or not. So English is the authentic material content that we have. Now coming to question number 6, which of the following is not the phase of teaching? इनमें से कौन सा teaching का phase नहीं है? Basically in teaching we have only 3 types of phases. So what are they? You have to identify the wrong one here. Pre-active phase, interactive phase, intra-active phase या post-active phase. So the one which is not a phase basically, that is intra-active phase. So this is the incorrect one here. This is not the phase of teaching. Pre-active phase आपका first होता है, second होता है interactive phase, then third आपका होता है post-active phase. Now question number 7, which of the following is not the activity of pre-active phase of teaching? देखिए तीनों जो आपके phases हैं, pre-active, interactive and post-active, सबसे पहले आपको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या उनका मीनिंग है एंड प्लस उनके अंडर क्या क्या एक्टिविटीज हैं ये पता होनी चाहिए. इन पे एमसीक्यू डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी इन योर एग्जाम ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग. तो एक एक्टिविटी यहाँ पे किसी और की डाली हुई है, मतलब इंटरएक्टिव की डाली होगी या पोस्ट एक्टिव की. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन सी इनमें से प्री एक्टिव फेज की एक्टिविटी नहीं है. फर्स्ट इज डिटरमाइनिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंड इज साइज ऑफ क्लास, थर्ड इज सीक्वेंसिंग द एलिमेंट्स ऑफ कंटेंट फॉर प्रेजेंटेशन, फोर्थ इज सेलेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल मेथोडोलॉजी. देखिए यहाँ पे एक प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग होता है कि क्लास में जाने से पहले हम क्या क्या तैयारी करेंगे. तो बिल्कुल गोल्स भी सेट करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स भी सेट करेंगे. साइज ऑफ द क्लास हमें जाकर पता चलेगा क्लास में कि कितने बच्चे आए हैं, कितने नहीं आए हैं, कितनी बड़ी क्लास है, तो ये नहीं होगा. अदर टू को भी डिस्कस करते हैं. सीक्वेंसिंग द एलिमेंट्स ऑफ कंटेंट फॉर प्रेजेंटेशन, बिल्कुल हमें प्रेजेंटेशन का भी सीक्वेंसिंग करना पड़ेगा कि पहले कौन सी एक्टिविटी कराएंगे, पहले क्या इंट्रोड्यूस करना है, उसके बाद बच्चों को क्या बताना है, देन ऐसे ही करते करते कि पहले नंबर पे हमने ये कराया, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये. तो 40 मिनट्स की क्लास को हम सीक्वेंस कर लेंगे कि किस हिसाब से हमें क्या चीज बच्चों को करानी है. नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल मेथोडोलॉजीज. तो बिल्कुल इंस्ट्रक्शनल की मेथोडोलॉजीज जो भी हम अडॉप्ट करेंगे उनको भी हमें सेलेक्ट करना है फॉर द पर्टिकुलर टॉपिक, फॉर द पर्टिकुलर क्लास. लेकिन साइज ऑफ क्लास ये इंटरएक्टिव फेज की कैरेक्टरिस्टिक है, एक्टिविटी है, नॉट द एक्टिविटी ऑफ प्री एक्टिव फेज. Now coming to next question, question number 8, which of the following is not the operation of interactive phase? Perception, diagnosis, evaluation या फिर response. देखिए इंटरएक्टिव फेज के जो आपके ऑपरेशंस हैं वो है परसेप्शन, डायग्नोसिस एंड रिस्पॉन्स. ये बिल्कुल मैंने आपको सीक्वेंस में बता दिए हैं, लेकिन इवैल्यूएशन नहीं है. इवैल्यूएशन एक पोस्ट क्रिया आप फिर भी बोल सकते हैं, लेकिन इंटरएक्टिव क्रिया उसको हम इंटरएक्टिव एक्टिविटी या ऑपरेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे. क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज द प्रोसेस ऑफ इनकलकेटिंग आइडियाज, एटीट्यूड्स, कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज ऑफ और अ प्रोफेशन मेथोडोलॉजीज. तो उसको हम क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? इस प्रोसेस को वी आर गोइंग टू से indoctrination. Very important question also. Coming to question number 11, a situation where a group of people meet to generate new ideas around a specific area of interest is known as what? सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑल्सो. देखिए ये आपके इंडॉक्ट्रिनेशन की बात कर लो, ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्टिमुलेटेड वेरिएशन, ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है. एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी
1 क्वेश्चन ऑन ईच, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं बट एक एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको सब पे मिल जाएगा. एंड द करेक्ट आंसर इज ब्रेन स्टॉर्मिंग. Coming to next question, question number 12. When a teacher taken the help of a lengthy or short explanation in order to clarify his ideas or some facts, that explanation is called what? देखिए explanation 2 बार वर्ड यूज हुआ है. सो हम एक्सप्लेन कौन से मेथड में करते हैं? देखिए जिसमें सिर्फ बोलना होता है, उसमें ना हम कोई डेमो बच्चों को दिखाएंगे, ना कोई एक्टिविटी बताएंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड नहीं होगा. कंडीशनिंग मेथड, इंडोक्ट्रिनेशन, ये कुछ नहीं है. लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन में डेफिनेटली हमको यहाँ पे मेन आप सभी को कंफ्यूजन जो हो सकता है, बट एक्सप्लेनेशन टर्म आ गया तो वहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ आपका लेक्चर मेथड है. Coming to next question, question number 13. In which method a verbal interaction between the teacher and the student is encouraged? Generally used in teaching of science, art, craft and various experimental subjects. So that is demonstration method, lecture method, playway method या फिर experimental method. देखिए यहाँ पे वर्ड आया है एक्सपेरिमेंटल, तो दैट डजेंट मीन कि ये एक्सपेरिमेंटल मेथड होगा. यहाँ पे बोला गया है कि एक वर्बल इंटरेक्शन है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, और जनरली ये मेथड साइंस, आर्ट और क्राफ्ट में यूज होता है. ऐसा मेथड जिसमें एक्सपेरिमेंट्स भी हों और जो साइंस, आर्ट, क्राफ्ट में यूज हो रहा है. देखिए इतनी लाइन आप जनरली से अगर नोट करेंगे, यही आपको सिर्फ आंसर बता देगी. आपको फर्स्ट पार्ट देखने की कोई जरूरत भी नहीं है. एंड दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जिसमें हम बच्चों को डेमो देते हैं, बट वो वर्ड यूज नहीं किया जाएगा बिकॉज डेमो, डेमोन्स्ट्रेशन बहुत सिमिलर वर्ड्स हैं और सेम ही वर्ड्स हैं, एंड उससे इजी हो जाएगा आपको आंसर क्रैक करना. सो एक्सपेरिमेंटल वर्ड होता है जो हम डेमोन्स्ट्रेशन के डेफिनेशंस में अक्सर देखते हैं. और साइंस, आर्ट, क्राफ्ट में देखिए अगर बच्चे को आपको कुछ पेपर फोल्डिंग करके दिखाना है कि एरोप्लेन कैसे बनाते हैं क्राफ्ट से, आप बच्चे को डेमो देंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे. आर्ट में अगर बच्चे को कुछ, अगर आप कोई टाइप की पेंटिंग सिखा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ऑयल पेंटिंग सिखा रहे हैं कि ऑयल पेस्टल कलर्स को कैसे यूज किया जाता है, तो आप उसमें एक डेमोन्स्ट्रेशन देंगे. साइंस में भी अगर कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें अगर आप बच्चे को कुछ दिखा रहे हैं तो उसमें भी हम डेमोन्स्ट्रेशन को यूज करेंगे. तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, ना कि एक्सपेरिमेंटल मेथड इज द आंसर. Coming to question number 14, dash is an arrangement in which 2 or more teachers with or without 1 or more class groups in an appropriate instructional space and given length of time so as to take advantage of the special competencies of the members. देखिए 2 या 2 से ज्यादा टीचर्स, ऐसा कब होता है? आपने भी अपने कॉलेजेस में प्रैक्टिस की है तो कि जब आप और आपकी फ्रेंड या आप और आपकी 2 फ्रेंड्स ने मिलकर कुछ टीचिंग की हो, उसको हम बोलते हैं टीम टीचिंग. सो दिस इज द आंसर. Coming to question number 15, dash is an indirect instructional strategy that uses a structured inquiry process. And the correct answer is concept attainment, right? Coming to next question, question number 16, which of the following is not a type of fatigue? इनमें से कौन सा एक टाइप नहीं है fatigue का? So physical fatigue होता है, mental fatigue होता है, necessary fatigue भी होता है, लेकिन emotional fatigue नहीं होता. So this option is irrelevant here. Coming to question number 17, which of the following environmental factors affects fatigue and productivity? Noise से, effect of light से भी, temperature से भी. So the correct answer है all of these. Question 18, dash is basically a theory based on observation and scientific study about how people learn. So इस थ्योरी को हम क्या बोलेंगे? Interesting question and important one also. ऐसी थ्योरी को बोला जाएगा कंस्ट्रक्टिविज्म.
सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन हियर। कंस्ट्रक्टिविज्म से देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल सकते हैं, सो इट इज इम्पॉर्टेंट आप इसको थोड़ा सा डिटेल में जरूर पढ़ें। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज ई लर्निंग? ई लर्निंग की बेसिकली फुल फॉर्म क्या है? जो ये एक ई यहाँ पर है, जो हम शॉर्ट फॉर्म में ई इसको यूज कर देते हैं, तो इसी का क्वेश्चन है ये। तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ई लर्निंग मतलब जो इंटरनेट पे हम लर्निंग करते हैं, बेसिकली आजकल हम उसी को ई लर्निंग बोल देते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग फुल फॉर्म है, एंड इसका मतलब है जब हम फोन की सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से, टैबलेट्स की सहायता से, रेडियो भी हो सकता है, टीवी भी हो सकता है, उनसे कुछ लर्निंग कर रही हैं। Now coming to question number 20, which of the following is a evaluation device? Interviews, records, rating list, all of these. तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों ही आपके हैं evaluation devices. So option 4 is correct, all of these. So these are the 20 questions जो हमने इस क्लास में किए हैं। होप सो आप सभी को एक आइडिया तो हो रहा होगा कि कैसे इस साल देखिए एग्जाम आ सकता है एमसीक्यू बेस्ड। अगर टाइम रहता है तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू ब्रिंग राउंड 2 ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस। बट आपको देखिए पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, सिर्फ एमसीक्यू के इधर उधर से क्वेश्चन पे बेस्ड ना रहे। यहाँ से आपको सिर्फ एक आइडिया हो सकता है और आपकी एक प्रैक्टिस हो सकती है, बट जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे अपना पर्टिकुलर सिलेबस बुक उठाकर, तो आपका इस बार देखिए, क्योंकि एमसीक्यू है, सब्जेक्टिव नहीं है कि आप कुछ भी लिख देंगे तो कुछ ना कुछ मार्क्स तो जरूर मिलेंगे। तो आपको करनी है इन डेप्थ स्टडी ऑफ एवरी टॉपिक, एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है उनको डिटेल में पढ़ें, जो ज्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है उनका सिर्फ ओवरव्यू ले ले, एक रीडिंग कर ले उनकी। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू क्रैक द एग्जाम एंड गेटिंग द गुड मार्क्स ऑल्सो। तो यही था इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।